हेलो दोस्तों, मैं मन्नू सर। आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी में वास्तविक संख्या जो चैप्टर हमारी फर्स्ट है, उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बेसिक देखेंगे। तो आइए हम लोग वास्तविक संख्या जो चैप्टर है उसकी शुरुआत करते हैं और मस्त तरीके से इसके जितने भी बेसिक पॉइंट है उन सभी को हम लोग देखेंगे। आ जाइए तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों का चैप्टर जो है इसका नाम क्या है? वास्तविक संख्या। हाँ जी, तो सबसे पहले हम लोग यही समझेंगे कि वास्तविक संख्याएँ आखिर होती क्या है? कहते किसे वास्तविक संख्या है ना? तो आइए हम लोग देखते हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को इंग्लिश की यदि हम लोग बात करें तो वास्तविक संख्या को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रियल नंबर। हाँ जी, क्या कहते हैं? तो रियल नंबर कहते हैं। हाँ जी, वास्तविक संख्या को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? तो वास्तविक संख्या को इंग्लिश में हम लोग रियल नंबर कहते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं वास्तविक संख्या की परिभाषा। देखिए, वे सभी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके, यानी संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके, वास्तविक संख्याएं कहलाती है। बातें समझिएगा। संख्या रेखा पर किस प्रकार की रेखाएं दर्शाती है? तो संख्या रेखा पर हम लोग जीरो दर्शाते हैं, माइनस वाले सभी को दर्शाते हैं और प्लस वाले सभी संख्याओं को उस पर दर्शाते हैं। यानी जीरो से यदि हम लोग बाईं ओर चलेंगे तो वो सभी ऋणात्मक होती है और दाईं ओर चलेंगे तो वो सभी क्या होती है? धनात्मक होती है। तो वैसी सभी संख्या जिसको संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं वे सभी के सभी क्या कहलाती है? तो वास्तविक संख्याएं कहलाती है। हाँ जी, इसके अंतर्गत ऋणात्मक भी आती है। देखिए, हाँ जी, माइनस वाली जितनी भी संख्याएं होती है वे सभी आती है। उसके बाद क्या आती है? तो शून्य वाली भी आती है और क्या आती है? तो धनात्मक वाली भी आती है। हाँ जी, तो संख्या रेखा पर जितनी भी संख्या हम लोग दिखा सकते हैं वे सभी वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है। जैसे आपका 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 0 हो गया, 1/2 यानी पॉइंट में भी आ जाएगा, तो ये भी हो जाएगा। ये देखिए दशमलव में यहाँ पे लिख दिया, ये भी हो जाएगा। माइनस में आपके हो जाए वो भी हो जाएगा, √2 हो जाएगा, √5 हो जाएगा। पाई का मान 22/7 होता है, या उसी को हम लोग यदि तोड़ के लिखे तो 3.1415 दशमलव के बाद डॉट 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 और संख्याएं आती रहती है। इत्यादि हमने यहाँ कर दिया। तो आप समझें वास्तविक संख्या वैसी संख्या, हाँ जी, वे सभी संख्याएं जिन्हें हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं वो क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या ऋणात्मक भी होती है, वास्तविक संख्या धनात्मक भी होती है और शून्य वाली भी सभी वास्तविक संख्या होती है। चलिए हम लोग ये समझ गए। चलिए अब देखते हैं कि वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है। आखिर वास्तविक संख्या के कितने प्रकार होते हैं? तो आइए देखते हैं। हाँ जी, वास्तविक संख्या के प्रकार यानी वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है, अब हम लोग ये जान रहे हैं। तो देखिए वास्तविक संख्या जो अपनी होती है ना, वो 2 प्रकार की होती है। हाँ जी, वास्तविक संख्याएँ कितने प्रकार की होती है? तो वास्तविक संख्याएँ अपनी 2 प्रकार की होती है। पहला को हम लोग क्या कहते हैं? तो पहला को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं और जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर। हाँ जी, क्या कहते हैं? तो रैशनल नंबर कहते हैं। पहली वाली को क्या कहते हैं? तो परिमेय संख्या और इसी का एक नाम और क्या होता है? रैशनल नंबर। चलिए दूसरा को सॉरी इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? इसको रैशनल नंबर। दूसरा हम लोग का क्या होता है? अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग अपरिमेय संख्या को क्या कहते हैं? हाँ जी, एक मिनट। अपरिमेय संख्या को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। हाँ जी, अपरिमेय संख्याओं को क्या कहते हैं हम लोग? तो हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। तो आइए फिर से समझते हैं। सबसे पहले वास्तविक संख्या समझें। वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है? तो वास्तविक संख्या अपने 2 प्रकार की होती है। पहला कौन है? तो पहला आपका है परिमेय, जिसको हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर और दूसरा क्या होता है? अपरिमेय संख्या, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। तो आइए देखते हैं अब परिमेय संख्या कौन-कौन सी संख्या है, किस प्रकार की संख्याएँ परिमेय संख्या होती है, आइए हम लोग जानते हैं। फर्स्ट हम लोग परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। हाँ जी, किसके बारे में जानेंगे? तो फर्स्ट हम लोग परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे और इसके बाद हम लोग फिर अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग परिमेय संख्याओं के बारे में जानते हैं। हाँ जी, परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। तो देखिए रैशनल नंबर किसे कहते हैं? वे संख्या जिन्हें P/Q यानी बटा के रूप में लिखा जा सकता है। जहाँ Q नॉट बराबर 0, जहाँ ये Q जो है ना नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, वरना वो अपरिभाषित हो जाएगी। क्या कि 0 से किसी में भाग लगाएंगे तो वो अपरिभाषित हो जाएगी। हाँ जी, तो कहा गया वे संख्या जिन्हें P/Q यानी P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, सॉरी लिख सकते हैं। वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परंतु Q हमारा कभी भी 0 नहीं हो सकता है। वे हाँ जी, ध्यान समझिएगा एकदम अच्छे तरीके से। वे संख्या जिन्हें P/Q परंतु Q बराबर नॉट 0 यानी कि Q कभी भी 0 नहीं हो सकता है, के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। हाँ जी, परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यानी वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वो सारी की सारी क्या कहलाती है? तो वो सारी की सारी आपकी परिमेय संख्याएं कहलाती है। आइए कौन-कौन सी है देखें। हाँ जी,
थोड़ा और इसके बारे में जान लें। इसके दशमलव रूप क्या होते हैं? तो शांत होते हैं। यानी यदि कोई संख्याएं हैं और यदि आप उसमें भाग लगाते हैं, तो यदि p बटे q के रूप में है और आप उसमें भाग लगाते हैं ना, तो या तो वो कट जाए या तो फिर कहा गया है आवर्ती होए, यानी कि जितना भाग लगाने के बाद आए ना वो आते रहे, भागफल जो आपका हो ना वो हमेशा आते रहे। तो इस प्रकार की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसे p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, या तो फिर जिसका दशमलव रूप क्या होगा? समाप्त हो जाएगा, यानी शांत हो जाएगा, या तो फिर आवर्ती। आवर्ती का अर्थ है वही संख्या रिपीट होती रहेगी। आइए देखते हैं किस प्रकार से। हाँ जी, तो देखिए हम लोग समझते हैं। जैसे 1/2 है, तो ये आपका p बटे q के रूप में, देखिए 1 आपका p है और 2 आपका q है। सिर्फ इतना कह देना परिमेय नहीं हो जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं? तो भाग लगाते हैं। नीचे वाले से ऊपर में भाग लगा 2 से 1 में। इसमें तो भाग लगेगा नहीं, तो सबसे पहले 0 लगाते हैं और दशमलव देते हैं। तो यहाँ में 0 5 बार में ना 10। हाँ जी, देखिए तो कहा गया, यहाँ पे बातें समझिएगा। परिमेय संख्या के बारे में क्या कहा गया था? जिसके दशमलव रूप क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। तो दशमलव रूप देखिए यहाँ पे दशमलव रूप क्या हो गया? समाप्त हो गया। ये क्या हो गया? दशमलव रूप क्या आपका हो गया? तो ये दशमलव रूप जो है ना, ये आपका क्या हो गया? समाप्त हो गया। 0.5 में ये पूरे यहाँ नीचे क्या हो गए? कट गए। दशमलव रूप समाप्त का अर्थ है जब आप भाग लगाए ना, तो यहाँ जो भागफल है ना ये पूरी तरीका से कट के समाप्त हो जाए। यदि ऐसा कट जा रहा है तो वो कैसी संख्या? परिमेय संख्या है। हाँ जी। दूसरा देखिए 3/4 है, आइए इसको भाग लगाते हैं। यानी 4 से भाग लगानी है 3 में, तो 4 से 3 में डायरेक्ट तो भाग लगेगी नहीं, तो हम लोग 0 दे के दशमलव देंगे। तो कितने बार में? 7 बार में लगा दे हम लोग, 28 आ गया। हाँ जी, 2 बच गया, ये आपका भाग लग गया, 4 पंचे 20 हो गया, ये आपका कट गया। देखिए इसका भी दशमलव प्रसार किस रूप से? यहाँ पे कट के खत्म हो गया, अब भागा नहीं लगेगी। तो कहा गया जिसका दशमलव प्रसार समाप्त हो जाए उसी को हम लोग शांत कहते हैं। अब आवर्ती भी इसमें लिखा गया था, पीछे देखें, पीछे यहाँ पे आवर्ती भी लिखा गया था। तो आइए आवर्ती को समझते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ आपका 11/3 है, तो देखते हैं इसको 11/3, यानी 3 से भाग लगानी है हम लोग को 11। कितने बार में लगेंगी? 3 बार में लगाते हैं। ये आपका 9 आ गया, तो कितना बच गया? 2 बच गया। फिर दशमलव दिए 0, 6 बार में लगाए 18 आएगा। फिर कितना बचेगा? 2, फिर से 2, फिर 6 बार में लगाएंगे, फिर आपका 2 बचेगा, फिर 6 बार में लगाए। तो देखिए ये आवर्ती है। ये क्या है? आवर्ती है, यानी 6 6 6 6 हमारा क्या होते हैं? आता ही रहेगा। यदि वही संख्या बार-बार आती रहे तो उसे हम लोग आवर्ती कहते हैं, और इस प्रकार की संख्या को भी क्या कहते हैं? तो परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या कहते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या हम लोग कहते हैं वे संख्या जिन्हें p बटे q के रूप में लिख दें वो परिमेय है, और साथ ही क्या, जिसके दशमलव रूप समाप्त हो जाए या तो फिर आवर्ती हो जाए, यानी वही संख्या बार बार भाग लगाने के बाद आती रहे, वही संख्या बार बार भाग लगाने के बाद यहाँ पे आती रहे, तभी हम उसको परिमेय कहेंगे। वरना बदल बदल के कुछ भी आती रहेगी तो वो परिमेय नहीं कहलाएगी। समझ गए? और दूसरा क्या, या तो कट जाए या तो वही संख्या दोबारा रिपीट हो के आती रहे, तो हमारी वो परिमेय संख्या हो जाएगी। बढ़िया है, या तो कट जाए पूरा या तो फिर बदल बदल के वही आते रहे। जैसे कि √9, देखिए यहाँ पे हमने √9 लिखा है, क्या √9 परिमेय संख्या है? -5 लिखा है, तो देखिए तो ये तो हो जाएगा, -5 के नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। परिमेय संख्या प्लस और माइनस कोई भी हो सकती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा √9, तो √9 को देखिए इसका हम लोग वर्गमूल निकाले तो रूट के अंदर 3 गुना 3 तोड़े, और रूट के अंदर यदि 2 गो संख्याएं होती है तो बाहर कितना? सिर्फ 1 आती है, और सिर्फ 3, तो 3 को हम लोग 3/1 लिख सकते हैं। तो आपका √9 भी क्या है? तो √9 भी आपका परिमेय संख्या है, कोई दिक्कत नहीं। परिमेय संख्या जिन्हें p बटे q के रूप में लिख दे, या तो फिर जिसका दशमलव प्रसार शांत हो जाए, पूरा यहाँ कट जाए, या तो फिर वो आवर्ती हो जाए। जैसे यहाँ 6 6 6 आता ही रहा, तो इस प्रकार की संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। हाँ जी, √9 है, कोई बच्चा समझ जाता है कि रूट में है तो अपरिमेय है, नहीं, उसे हम लोग तोड़ के देखेंगे। देखिए हमने √9 को तोड़ा, जब हम √9 को तोड़े हैं तो 3 × 3 में टूटा, तो इसका वर्गमूल सिर्फ 3 आया है, 3/1 लिख सकते हैं। तो ये भी आपका क्या हो गया? √9 एक प्रकार से परिमेय संख्या। दशमलव में 0.75, देखिए 0.75, यानी कि ये कितना लिखा हुआ है? 3/4 लिखा हुआ है, ये भी परिमेय संख्या। सिर्फ 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1, ये भी परिमेय संख्या। 11/3 भाग लगा, तो 11/3 p बटे q के रूप में था, 3.666 आ रहा। इस प्रकार की संख्या क्या होती है? आपकी परिमेय संख्या।
अब आइए हम लोग अपरिमेय संख्या को देखें। हाँ जी, आपका अपरिमेय संख्या, देखिए अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर के बारे में समझते हैं। तो जिसको हम लोग p बटे q के रूप में नहीं लिख सकेंगे वो क्या कहलाएगी, अपना अपरिमेय संख्या। देखिए तो कहा गया वे संख्या जिन्हें p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, यानी p बटे q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद इसके दशमलव रूप ना तो समाप्त होते हैं, हाँ जी, ना तो ये क्या होते हैं, समाप्त होते हैं, और ना ही दोहराया जाता है यानी आवर्ती होता है। ये कभी समाप्त भी नहीं होंगे, जिस प्रकार से परिमेय में भाग देने के बाद वो कट जाती है, ये नहीं कटेगी, और ना ही जिस प्रकार उसमें 6 6 6 आ रहा था इसमें 6 6 6 आएंगे, कुछ भी आते जाएंगे, हमें नहीं पता वो क्या आएंगे। जिसमें हमको पता चल जाए कि हाँ अब यही होने वाला है इसमें, वो परिमेय हो जाएगा। जिसमें हमें कुछ नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, तो वो अपरिमेय के अंतर्गत आता है। बढ़िया, तो देखिए इसके एग्जाम्पल पाई, पाई एक अपरिमेय संख्या, क्यों, क्योंकि इसके मान होते 3.14159 और आते ही रहते हैं, और हमें पता नहीं चलता कि अगली जो हम भाग देंगे तो वो क्या आएगा, तो नहीं पता चलता, तो ये अपरिमेय संख्या। रूट दो का मान होता है 1.414213 और आता ही रहता है, और जब आता ही रहे और वो भी पता हमें नहीं है, देखिए यहाँ पे 4 के बाद 1 आया, 1 के बाद फिर 4 आया, 4 के बाद 2 आया, फिर 1 आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया, पता नहीं आपकी क्या है, वो भी पता चल जाए ना कि हाँ 4 1 4 4 1 4 4 1 4 ही अब आता रहेगा, तो उसको हम परिमेय कह देंगे। परंतु यहाँ तो अगला पता ही नहीं चल रहा क्या आएगा, तो वो क्या हो जाएंगी, अपरिमेय। भागफल जो भाग देके हम लोग लाते हैं √5, तो √5 देखिए 2.236065 ऐसे आते रहता है, इसमें भी हम लोग को पता नहीं चलता कि अगला क्या आएगा। इस प्रकार की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, तो इस प्रकार की संख्या को अपरिमेय संख्या, परिमेय p बटे q के रूप में लिखेंगे और दशमलव भाग देंगे तो वो कट जाएगा, शांत हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा, और उसको या तो फिर वो आवर्ती हो जाएगा, यानी हमें पता चल जाएगा कि अब यही आगे बार बार आएगी। अगर ऐसा हो जाए तो वो परिमेय है। और अपरिमेय ना तो उसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, और ना ही उसके दशमलव प्रसार शांत हो, और ना ही हमें पता चले कि भागफल क्या आने वाली है, तो जिस कारण से उसे हम लोग क्या कह देते हैं, तो अपरिमेय संख्याएं कह देते हैं ना। पाई क्या होगी, आपकी अपरिमेय संख्या, √2 अपरिमेय संख्या, √5 अपरिमेय संख्याएं हो गई। चलिए आगे बढ़े अब हम लोग, हाँ जी, तो अब हम लोग यानी कि वास्तविक संख्या हम लोग कहे थे जिसमें हम लोग, जिसको हम लोग संख्या रेखा पे दर्शा सकते थे, वो वास्तविक संख्याएं थी, जिसमें प्लस माइनस शून्य सभी शामिल थे। वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटे, एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय। परिमेय जानेंगे जिसको p बटे q के रूप में लिखेंगे, या तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा या तो फिर आवर्ती यानी वही चीजें आती रहेंगी। अपरिमेय ना तो p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, ना ही हमें पता चले, यानी दशमलव प्रसार का ना ही शांत हो, ना ही पता चले कि आगे क्या होने वाला है, तो वो अपरिमेय। यानी वास्तविक संख्या का अलग परिभाषा हो सकता है कि हर परिमेय और हर अपरिमेय संख्या मिलाकर वास्तविक संख्या बनती है। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या दो प्रकार की, एक परिमेय और एक अपरिमेय, तो हम लोग परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिला दें तो वो क्या बन सकती है, वो आपकी वास्तविक संख्या बन सकती है। यानी वास्तविक संख्या बराबर लिख दिए हम परिमेय संख्या और प्लस में क्या, अपरिमेय संख्या, यानी परिमेय और अपरिमेय दोनों को आप मिला देते हैं, वो क्या बन जाती है, वास्तविक संख्याएं बन जाती है। बढ़िया। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं भाग देने में भाजक किसको कहते हैं, भागफल किसको कहते हैं, भाज्य किसे कहते हैं और शेषफल किसे कहते हैं। तो आइए हम लोग देखें। हाँ जी, देखिए भाज्य के बारे में समझेंगे, भाजक के बारे में, भागफल के बारे में और शेषफल के समझेंगे, यानी उसकी पहचान देखेंगे कि आखिर जब हम लोग भाग लगाते हैं उसमें भाज्य कौन होता है, भाजक कौन होता है, भागफल आपका कौन होता है और शेषफल कौन होता है। तो आइए देखिए। हाँ जी, सबसे पहले हम लोग भाज्य, भाज्य को इंग्लिश में कहते हैं डिविडेंड, क्या कहते हैं, डिवाइडेंड। ठीक है, तो आइए हम लोग डिवाइडेंड के बारे में सबसे पहले समझते हैं। जो जिस संख्या को बांटा जाता है, जिस संख्या को हम लोग बांटेंगे अलग अलग भागों में, वो हमारा भाज्य कहलाता है। क्या कहलाता है हम लोगों का, वो भाज्य कहलाता है। यह सबसे बड़ी संख्या होती है, और भाज्य जो होता है ना, वो सबसे बड़ी संख्या भाज्य कहलाती है। सबसे बड़ी संख्या क्या कहलाती है, तो भाज्य कहलाती है। अब थोड़ा हम लोग भाजक के बारे में, भाज्य भाज्य क्या होती है, सबसे बड़ी संख्या भाज्य होती है। बढ़िया। अगले प्रश्नों के सॉरी अगला पॉइंट चले हम लोग, तो ये भाजक होता है जिसको हम लोग डिवाइजर कहते हैं। जिस संख्या से भाग दिया जाता है, जिससे भाग लगाएंगे उसे भाजक कहते हैं। फिर भागफल, भाग देने पर जो आंसर हमें मिलता है वो भागफल कहलाता है। और शेषफल, भाग देने के बाद जो शेष नीचे बच जाता है वो शेषफल कहलाता है। फिर से समझिए, सबसे बड़ी संख्या वो कहलाएगी भाजक,
सॉरी क्या कहलाएगी, भाज्य। सबसे बड़ी संख्या क्या कहलाती है, भाज्य कहलाती है। और जिसे हम लोग बांटते हैं वो क्या कहलाती है, भाज्य कहलाती है। जिससे भाग लगाते हैं वो भाजक कहलाती है। जो भागफल यानी कि जो बच के हम लोग का जो आंसर टाइप का उधर आता है वो अपना भागफल कहलाता है, और जो नीचे जो बच जाता है वो अपना शेषफल कहलाता है। तो आइए हम लोग देखें। हाँ जी, जिसमें भाग देते हैं हम लोग, यानी कि जो सबसे बड़ी संख्या ये सबसे बड़ी होती है, ये क्या होती है, सबसे बड़ी संख्या होती है। तो जिसमें हम लोग भाग लगाते हैं वो भाज्य कहलाती है। जिससे हम लोग भाग देते हैं वो भाजक कहलाते हैं। जो आपका आंसर इधर आता है वो भागफल कहलाता है, और नीचे जो बच जाता है वो शेषफल कहलाता है। आइए इसके बारे में, ये सबसे बड़ी संख्या है, यानी सबसे बड़ी संख्या ए बराबर इन दोनों को गुना कर दीजिए, बी क्यू, और इसको जोड़ दीजिए। ध्यान समझिएगा, बहुत अच्छी फॉर्मूले है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, ठीक ना। तो कहा गया ए बराबर क्या हो जाएगा, बी गुना क्यू। इस बी और इस क्यू को गुना कर दीजिएगा, और जो नीचे बचेगा इसको जोड़ दीजिएगा ना, तो आपका ये संख्या आ जाएगा। फिर समझिए, बी और क्यू को गुना करके और जो नीचे बचा उसको जोड़ दीजिएगा ना, तो आपका ए प्राप्त हो जाएगा। यानी आपका भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल, और प्लस में क्या होता है, शेषफल होता है। हाँ जी, आइए हम लिख देते हैं। यानी भाज्य बराबर आपका क्या होता है, बातें समझिए। हाँ जी, यहाँ पे लिख देते हैं आगे, क्योंकि एचसीएफ हम लोग को जाननी है। भाज्य बराबर आपका क्या होता है, तो भाज्य बराबर आपका होता है, जी यहाँ पे नहीं हटेंगे, थोड़ा सा इधर हम लिख देते हैं ना, यहाँ पे। तो भाज्य बराबर आपका होता है, भाज्य बराबर भाजक, बी आपका क्या वहां ऊपर लिया हुआ है भाजक, गुने क्या, इधर क्यू आपका भागफल है, भाजक गुने क्या होता है, भागफल, और प्लस में आपका क्या होता है, तो शेषफल होता है। हाँ जी, क्या होता है, तो शेषफल होता है। बातें समझे अच्छा से। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, और प्लस में आपका शेषफल, यानी इन सभी को आप जोड़ देना तो ये आपका प्राप्त हो जाएगा। भाज्य सबसे बड़ी होती है, जिससे भाग देते हैं वो भाजक कहलाते हैं, जो हमारा आंसर आता है वो भागफल, और नीचे जो बच जाती है वो हमारा क्या कहलाता है, तो वो हमारा शेषफल कहलाता है। अब आइए हम लोग थोड़ा एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक को समझते हैं। हाँ जी, देखिए ये होता है महत्तम समापवर्तक, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं मॉसो, और इंग्लिश में इसका शॉर्ट नेम है एचसीएफ, जिसको हम फुल फॉर्म यदि करें तो एस से हाईएस्ट होता है, सी से कॉमन होता है, और एफ से क्या होता है, आपका फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। आइए इस समझते हैं किस प्रकार से किसी भी संख्या का एचसीएफ निकालते हैं। ये थोड़ी बच्चे वाली विधि है, फिर हम लोग मॉडर्न विधि पढ़ेंगे जिसमें हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझेंगे। हाँ जी, तो आ जाइए थोड़ा सा देखें हम लोग। हाँ जी, तो सबसे पहले हमारी प्रश्न है 25 और 8 का मौसो ज्ञात करें। तो आइए हम लोग 25 और 8 का मौसो ज्ञात करें। जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसी में भाग दिया जाता है छोटी वाली से, तो ये छोटी वाली 8 है, 8 से इसमें भाग लगाए तो 3 बार में लगेगा आपका। 4 बचेंगे, ये आपका कट जाएगा। अब देखिए, अब हमारा जो शेषफल बचा है ना, तो हम लोग मौ में क्या करते हैं ना, बातें समझिएगा। मौ में क्या करते हैं कि जो शेषफल आता है ना, शेषफल से पुनः भाग लगा देते हैं। किस में लगा देते हैं, तो भाजक में लगा देते हैं। हाँ जी, हमारी मौस उसी को कहते हैं कि हमारी जो शेषफल बचती है ना, शेषफल से पुनः किस में भाग लगा देते हैं, तो भाजक में भाग लगा देते हैं। देखिए शेषफल आपका 4 है और भाजक आपका कितना था 8, यानी उसमें भाग लगा देना, तो 4 से 2 बार में कितना हो जाएगी 8, और ये आपका कट जाएगा। मौ का अर्थ है महत्तम समापवर्तक, यानी जब तक ये नीचे समाप्त ना हो जाए, जीरो ना आ जाए, कट ना जाए, तब तक आपको भाग लगाते रहनी है, और प्रक्रिया क्या अपनानी है, जो शेषफल बचेगा उस शेषफल से भाजक में आपको भाग लगा देनी है। जैसे यहाँ कुछ बच जाता तो इससे अब की हम लोग 4 में भाग लगा देते, फिर आगे कुछ बच जाता तो उससे अब हम लोग इसमें भाग लगा देते। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन और। हाँ जी, देखिए 14 और 20 है, यानी 14 से भाग लगाने, जो बड़ी है उसमें भाग देते हैं हम लोग, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या भाज्य होती है और भाज्य को ही बांटा जाता है। भाज्य को ही क्या करते हैं हम लोग, बांटते हैं। तो ये 20 यहाँ पे हो जाएगा, एक बार में लगाएं 14, ये तो कट जाएगा, ये आपका 6, ये हो गया शेषफल। इससे फिर इसमें लगाएंगे 14 में कितने बार में, 2 बार में, ये 12 आ गया, फिर 2 बच गया। फिर यहाँ पे क्या करेंगे अब हम लोग, इस 2 से किस में लगाएंगे, तो इस 6 में लगाएंगे।
इस 2 से इस 6 बार, कितने बार में? 3 बार में, और ये कट गए आपके, 0 आ गए। जब तक पूरा नहीं कटती तब तक हम लोग को क्या करते रहनी है? तो लगाती रहनी है भाग। और इसी का नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। हाँ जी, मोस्ट बनाने का नियम क्या है? जो आपका शेषफल बचे वो भाजक में लगा दीजिए, फिर यहाँ शेषफल बचा, फिर इसके भाजक में, यदि फिर यहाँ कुछ बच जाता ना तो अब की हम यहाँ लगा देते। ये होता है आपका मौसम। तो ये थी हमारी वास्तविक संख्या के 1.1 के क्या थी? तो बेसिक थी। हम लोग अब कल अगली वीडियो में जब मिलेंगे तो उसमें हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझेंगे, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम लोग वही समझेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, और प्लस में क्या होता है? आपका शेषफल होता है। तो आइए, आशा करते हैं हम कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। धन्यवाद सभी को। जय हिंद, जय भारत।